हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर को। अच्छा, थर्ड पेपर के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं, यानी थर्ड चैप्टर को। तो उसका नाम है अधिगम सिद्धांत। कल मैं शाम को अधिगम सिद्धांत के बारे में बता दिया, जो शाम को लेक्चर लेके आया था उसके उसके बारे में। अधिगम सिद्धांत के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस किए थे। जो बच्चे पहले से जुड़े उनको पता है। अगर आप नए हो तो उस लेक्चर को जाके देख लो, ठीक है। देखो, अधिगम सिद्धांत को मैंने दो भागों में बताया था कि इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक व्यवहारवादी और एक संज्ञानात्मक। तो व्यवहारवादी के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक आते हैं, जैसे थंडाइक साहब, स्कीनर साहब, पावलोव साहब, तो उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग संज्ञानात्मक सिद्धांत सिद्धांत के जो पक्ष में हैं, जैसे बेंडूरा साहब हैं। उसके बाद बेंडूरा साहब के बाद कौन है मेरे भाई? वो हैं आपके कोहलर साहब। तो उनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो, हम लोग थंडाइक जी को कवर करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और आप बस एक रिक्वेस्ट है, पेशेंस के साथ आप लोग बने रहना, ठीक है। चलो, देखो मेरे भाई, क्या होता है ना कि आप लोगों से मुझे बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। उम्मीद ये रहती है कि जब क्लास ऑफ होगी तो बच्चे जितने भी मुझसे जुड़े हैं वो क्लास को शेयर करेंगे। कम से कम जितने लोग किसी कॉलेज में जाते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, वो तो शेयर करेंगे ही करेंगे। पर मुझे ऐसी उम्मीद है ना कि आप बस क्लास को देखते हो, समझ में आता है आपको, उसके बाद आप क्लास को शेयर भी नहीं करते हो। पता है, मैं आपके लिए रात में 2 बजे तक मैं पीडीएफ मेंटेन करता हूँ, ताकि कितनी आसान से आसान भाषा में बच्चों को समझा सकूं, क्योंकि उनका बेसिक तैयार हो रहा है। इसी के बेस पे वो आगे की तैयारी करेंगे। लेकिन आप लोग क्लास को शेयर भी नहीं करते हो, बिल्कुल 100% आप लोग निराश करते हो। जो लोग रेगुलर क्लास नहीं करते, मैं उनके पक्ष में हूँ। उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो भैया कहाँ शेयर करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो रेगुलर क्लास करते हो, चीज़ें समझ में आती हैं, तब शेयर करो। कोई फर्जी नॉलेज नहीं देता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया, लैपटॉप आ गया, टैबलेट और आ गया एरोप्लेन, ये नहीं ना बताता हूँ। तो कम से कम रिक्वेस्ट है चैनल का मेरा, कि शेयर किया करो। अगर समझ में आती है तो क्लासेज, प्लीज़। चलो, समझते हैं थंडाइक जी को। मूड तो वैसे ही ऑफ है। थंडाइक जी को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। देखो मेरे भाई, एक शिक्षक है ना, वो कभी नहीं चाहेगा उसके स्टूडेंट का कभी नुकसान हो। मेरे साथ एक या दो लोग ही जुड़े हैं, मैं रेगुलर क्लास चलाता रहूँगा। तो जो लोग सच्चे दिल के साथ जुड़े हैं वो परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है। चलो, समझते हैं अपने प्यारे प्यारे थंडाइक साहब को, थंडाइक की बिल्ली को। देखो, थंडाइक का प्रयत्न एवं भूल उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध भी कहते हैं। इनके जो सिद्धांत है ना, उसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। कहोगे सर जी, प्रयत्न और भूल कैसे? देखो मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो प्रयत्न ना करे, जब तक कोई कोई भूल, कोई गलती ना करे, ठीक है। हम लोग बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे ना, तो मम्मी मम्मी क्या कहती थी? अरे, जब तक एक बार गिरेगा नहीं तब तक सीखेगा ही नहीं। यानी कि भैया, जब तक कोई व्यक्ति भूल नहीं करेगा ना, तब तक वो सीखेगा ही नहीं। ये कहते हैं हमारे थंडाइक साहब। आगे और भी चीजें समझाऊंगा। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया। देखो, जब मैं चैप्टर को स्टार्ट किया था ना, तो बताया था अनुदेशात्मक उद्देश्य, यानी उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, अब वहां से रिलेट हो रहा है मेरे भाई। आप बिना उद्देश्य के सीख ही नहीं सकते। आप तो सीख सकते हो, मगर कोई एक छोटा बच्चा है, अगर उसके सामने कोई उद्देश्य नहीं है ना, वो सीखेगा ही नहीं। भैया, वो क्यों फालतू में अपनी मेहनत करेगा? तो यही प्रकार बिल्ली तभी ना सीखती है, जब उसके पास उद्दीपक होता है, उसको भूख लगी रहती है, उसको मछली मिलती है, तभी ना वो सीखती है। तो इस प्रकार से उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध ये कहता है मेरे भाई, कि कोई व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक उसके पास उद्दीपक ना हो, उसके पास एक जो है कि उद्देश्य ना हो, ठीक है। जिस प्रकार से इसे समझे, जो इनका सिद्धांत है उसके कई नाम है, जैसे प्रयत्न एवं भूल, ये मैं समझा ही दिया। उसके बाद उद्दीपक और अनुक्रिया। देखो, इसी को यसार का सिद्धांत भी कहते हैं। यसार का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। देखो, यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ना, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि भैया बताओ, यसार का सिद्धांत किसने दिया था? तो भैया तुरंत बोलना कि थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। यसार का सिद्धांत कहते हैं, देखो, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत या फिर संयोजन का सिद्धांत भी कहते हैं मेरे भाई। अच्छा, कहोगे सर जी, संबंधवाद को भी समझा दो। देखो मेरे भाई, अब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित हो रहा है ना, थंडाइक जी उसके पक्ष में थे। कहते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान तब तक नहीं सीख सकता जब तक मेरे भाई उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित ना हो। तो ये भैया संबंधवाद के जनक भी हैं, और इन्हें संबंधवाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, ठीक है। देखो, इनके जो सिद्धांत के कई नाम है, तो मैं आपको बता चुका हूँ आगे। देखो, और अब इसको समझो। देखो मेरे भाई, एल्वर्ड एन थर्नडाइक, इनका पूरा ये नाम है। इन्होंने अपनी विख्यात कृति एनिमल इंटेलिजेंस द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादक 1898 में किया था। इसको कहीं नोट पॉइंट बना के लिख लेना मेरे भाई, प्लीज। चलो, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा इसको। देखो, थर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार
अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनता है, यानी भैया संबंधवाद का सिद्धांत ये हो गया। ठीक है, यही संबंध का बनना अधिगम है। मैं ऊपर समझाया इसको ना। उसके बाद थंडाइक को संयोजनवाद का जनक भी माना जाता है, या फिर संबंधवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इस संबंध को यसार संबंध के नाम से जाना जाता है, या फिर यसार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थंडाइक का मानना है कि अधिगम मानव मस्तिष्क द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। कहोगे सर जी ये कैसे? मेरे भाई, आप अपने दिमाग जब भी कोई काम करने जाते हो तो उसको कहाँ सबसे पहले सोचते हो? अपने दिमाग में ना सोचते हो। तो भैया ये क्या हो गया? ये कि अधिगम की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होती है? आपके मस्तिष्क में स्टार्ट होती है। ये कहते हैं हमारे प्यारे थंडाइक साहब। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं थंडाइक के प्रयोग। देखो, थोड़ा सा इसे पढ़ो, बाकी मैं अपने भाषा में भी समझाऊंगा। पेशेंस मत खोया करो। आप टीचर बनने जा रहे हो ना, तो टीचर का सबसे बड़ा गुण होता है पेशेंस। बच्चे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं ना, तो टीचर मुस्कुराता है। इसलिए मुस्कुराता, कहता है जब हम भी तुम्हारी उम्र के थे ना, हम भी यही करते थे। तो टीचर मुस्कुराता है क्योंकि उसके अंदर इतना पेशेंस रहता है ना मेरे भाई। पहले वो बच्चों को पूछने देता है, फिर उसका उत्तर देता है। तो आप टीचर बनने जा रहे हो ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। चीजें तुरंत नहीं समझ में आ जाएंगी। अब मैं प्रयोग बताऊंगा ना, तो आपका 100% डाउट क्लियर होगा। देखो, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए जो आपके थंडाइक साहब थे ना, वो कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मुर्गियों पर कई प्रयोग किए। परंतु बिल्ली पर जो प्रयोग किए मेरे भाई, वो अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो बिल्ली पर जो उनका प्रयोग था, वो भैया थोड़ा सा अच्छा भी था, और उससे कई निष्कर्ष भी निकले। ठीक है, तो हम लोग इसमें बिल्ली के अनुसार सीखेंगे कि थंडाइक जी बिल्ली पर भैया अपना प्रयोग कैसे किए। देखो, इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आप लोग पढ़ लेना, इनका जो है कि बिल्ली ने कैसे कैसे किया। कि बाकी मैं अब जा रहा हूँ समझाने थंडाइक के प्रयोग को। देखो, यहाँ पे एक पिंजरा, ध्यान से सुनना प्लीज। यहाँ पे एक पिंजरा है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्यारी मछली है। देखो भाई, मेरी ड्राइंग थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे मछली बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक मछली है। ठीक है, यहाँ पे एक मछली है और यहाँ पे पिंजरा है, और पिंजरे में एक बिल्ली को रख दिए थंडाइक साहब, आपके प्यारे प्यारे थंडाइक साहब पिंजरे में बिल्ली को रख दिए, और यहाँ पे एक डोरी लगा दी। देखो, दो चीज यहाँ पे है, एक तो बिल्ली, एक मछली, और बिल्ली का भूखा होना, ये अधिगम को सिखाएगी। कैसे? देखो, अब देखो, और बिल्ली को यहाँ रख दिया, बिल्ली भूखी है। बिल्ली जैसे ही भैया मछली को देखी, बिल्ली जैसे ही मछली को देखी भैया, छटपटाना, कूदना, पीटना स्टार्ट कर दी, और अचानक उसका पैर यहाँ डोरी पे पड़ गया और ये गेट खुल गया। ऐसी डिजाइन हुई थी कि जैसे डोरी पे पैर पड़ेगा और यहाँ पे गेट खुल जाएगा। तो जैसे ही डोरी पे पैर पड़ा, गेट खुल गया, और जो है कि बिल्ली अपनी भूख मिटा ली। और उसके बाद ये सब मिटा दो भाई, अब चलो मिटा दो, ये सब मिटा दो। यानी कि थंडाइक साहब इस सब सिस्टम को खत्म करके फिर से उसी बिल्ली को, मेरे भाई, उसी बिल्ली को उसी पिंजड़े में रखे, फिर से वो भूखी करके उसे, और यहाँ पे रखे दोबारा। और जैसे ही कुछ ही प्रयत्न में, यानी कुछ ही प्रयास में, कुछ ही उछल कूद में, उसका पैर फिर तुरंत जाके डोरी पे पड़ गया और मछली को खा ली। उसके बाद कई बार इस प्रक्रिया को दोहराते रहे थंडाइक साहब। उसके बाद मेरे भाई क्या हुआ कि जैसे ही बिल्ली, भूखी बिल्ली को पिंजड़े में रखे और सामने मछली लेके आए, और उसका तुरंत पैर उसका जो है कि डोरी पे पड़ा और गेट खुल गया। यानी प्रयत्न एवं भूल, देखो कई बार प्रयास करने के बाद बिल्ली सीख गई भैया कि कैसे हमको मछली को पाना है डोरी पे। यही इसी निष्कर्ष के आधारित करके, और जो मनोवैज्ञानिक मेरे भाई आधार बना के, मनोवैज्ञानिक साहब थंडाइक साहब अपना निष्कर्ष दिए। ठीक है, इसी को आधार बना के बिल्ली की इसी क्रिया को। ठीक है, तो ये आप प्रोसेस समझ चुके हैं ना। यहाँ पे आप लोग इसे पढ़ लेना। आपका देखो, बिल्ली अचानक दरवाजा खुल जाता है, भूख मिटाने में सफल हो गई, तो ये आप पढ़ लेना। बाकी अब मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे से। देखो, वो चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, और बाकी मैं चीज़ों को समझा दिया हूँ कि बिल्ली कैसे अपना भोजन पाती है। देखो, थंडाइक के अनुसार बिल्ली द्वारा बाहर निकलने की विधि का अधिगम करने के लिए दो बातों का आवश्यक होना था। एक, बिल्ली का भूखा होना। अब ये बताओ, यदि आपको बीएड का एग्जाम नहीं देना था, तो आप क्या क्या द परफेक्ट स्टडी मेरे भाई, इसका जो चैनल को लेक्चर देखते? आप नहीं ना देखते, आप जाके कोई अच्छी सी मूवी देखते, या फिर कोई भैया कपिल शर्मा का शो देखता। तो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपके अंदर भूख है कि भैया एग्जाम को मैं क्वालिफाई करना है, तो द परफेक्ट स्टडी के साथ दिल से जुड़ा रहूं, तभी मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा, और मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी है। उसके बाद भोजन का होना, भोजन का होना जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। आप तो देखो, एक तो भूखे हो, उसके बाद भोजन का होना भी जरूरी है, तभी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। बाकी अब चीजों को और समझो। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। थंडाइक ने इस प्रयोगों के आधार पर अधिगम के नियम का प्रतिपादन किया, जो पशु तथा मानव दोनों के अधिगम में उद्दीपक, अनुक्रिया, अनुबंधन संरचना का निर्माण करते हैं, यानी एसआर बॉन्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, देखो, थंडाइक के
अधिगम के नियम, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से मेरे भाई स्टार्ट हो रहा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझ लेना। देखो, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के नियम का प्रतिपादन किया। प्रारंभ में उन्होंने सीखने के केवल 3 नियम दिए थे। प्रारंभ में जो थॉर्नडाइक साहब है, सीखने के सिर्फ 3 नियम दिए थे। उसके बाद उन्होंने मेरे भाई 5 नियम को और दिए, ठीक है, जिसे गॉड नियम या फिर जिसे सेकेंडरी लॉ कहते हैं, ठीक है। चलो, इस तरीके से देखो, ये जो 3 नियम है ना, इसको दिमाग में बना के रखना, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखो, सबसे पहले तत्परता का नियम, यानी मेरे भाई तत्परता कहने का अर्थ है ना, जब बिल्ली, भैया बिल्ली तत्पर थी अपनी जो कि बाहर आने के लिए, ठीक है, यानी कि जो उसके सामने जब मछली रखी गई तो वो तत्पर थी आने के लिए। अब इसको पढ़ो, आपका कंफ्यूजन और क्लियर होगा। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि सीखने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो, तत्पर हो, ठीक है, जिससे वो सीखने वाले के सामने कोई समस्या होती है तो वह उसे हल करने के लिए प्रयत्न करता रहे, तो हम कह सकते हैं कि वो सीखने के लिए तत्पर है। जब तक मनुष्य सीखने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, तब तक वे न तो स्वयं सीख पाते हैं और न ही कोई उन्हें सिखा पाता है। ये तो बात आप सही है। जब तक आप 2 का टेबल नहीं पढ़ना चाहोगे, तब तक एक मास्टर चाहे कितनों मरकहा क्यों ना हो, वो आपको नहीं सिखा सकता। इस तरीके से तत्परता का होना भी आवश्यक है। थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के मुख्य नियम में फर्स्ट पॉइंट बताया था तत्परता, ठीक है। चलो, आप समझते हो। उसके बाद देखो, थोड़ा सा इसके समझो, जो उन्होंने बताया ना कि तत्परता, उसके लिए 3 चीजें और भी आवश्यक है। क्या? कि जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर होता है तो उसे कार्य दिया जाए, इससे उसे भैया संतोष मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो उसे कार्य नहीं दिया जाता है, तो भैया वो असंतोष होता है, उसके अंदर असंतोष होता है, ठीक है। जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता है, उसे कार्य कार्य करने के लिए कहा जाए, तब भी उसे असंतोष होता है, ठीक है। इन पॉइंटों को दिमाग में बना के रखना, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे समझते हैं। तो तत्परता का नियम समझ चुके कि भैया सीखने के लिए व्यक्ति के अंदर तत्परता होनी चाहिए। उसके बाद अभ्यास। ये बताओ, बिल्ली तत्पर थी बाहर आने के लिए, लेकिन तब तक बाहर नहीं आ सकती जब तक वो भैया की अभ्यास ना करे, वो पिजड़वा में उछले कूदे ना। चीजों को समझ चुके हो ना। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि यदि सीखने की क्रिया की अभिवृत्ति होती है, उसके दोहराने के अवसर नहीं मिलते हैं, तो भैया उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो कुछ दिनों बाद वह विस्मित हो जाता है, यानी भैया वो भूल जाता है, ठीक है। देखो, आपका एक चैप्टर भी है स्मृति और विस्मृति, इसको भी मैं कवर करूंगा, इसी जो कि आपके थर्ड पेपर में ही है। देखो, इसलिए इसे प्रयोग एवं अनुप्रयोग का जो कि भैया नियम भी कहा जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहा जाता है। अतः आवश्यक है कि बालकों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। अब मैं कहते हैं ना कि देखो, क्या होता है कि जब आप किसी बच्चे को 2 का टेबल सिखा दिए और 10 दिन तक उसको भैया 2 का टेबल पढ़ने के लिए नहीं कहोगे, भूल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहते हैं अभ्यास करना भी जरूरी है सीखने के लिए, ठीक है मेरे भाई। चलो, एक बार जो है कि आप समझो प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये बताओ कि बिल्ली बाहर आई, यदि उसको मछली लेके आप भाग गए तो बिल्ली सीखेगी? नहीं सीखेगी। दोबारा मछली लेके आओगे, वो सोचेगी अरे ये तो फिर लेके भाग जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो प्रभाव का होना भी आवश्यक है। देखो, थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है तो वह उस क्रिया को बार बार करता है और उसे सीख जाता है। परंतु यदि उसे उससे क्रिया से मेरे भाई उस क्रिया से संतोष प्राप्त नहीं होता, ठीक है, तो वो उस क्रिया को भैया दोबारा नहीं करता है, यानी कि उसे सीख नहीं पाता, ठीक है। ये रहे इनके जो है कि 3 मुख्य नियम। जो कि फर्स्ट नियम क्या था मेरे भाई? तो वो है फर्स्ट नियम मेरे भाई तत्परता का नियम, और सेकंड है अभ्यास का नियम, और उसके बाद जो है कि थर्ड है प्रभाव का नियम। ये अपने दिमाग में बना के रखना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 5 नियम को और बताया। अभिवृत्ति एवं मनोवृत्ति का नियम, उसके बाद बहु अभिक्रिया का नियम, उसके बाद आंशिक क्रिया का, फिर सदृशीकरण और सहचार्य का नियम। ये इन्होंने ऐसे बताया था। जो ऊपर तीनों बताया ना, उसको थोड़ा सा ये जो कि बांट के बताए कि इसमें मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए सीखने के लिए, तभी कोई सीख सकता है। बहु अभिक्रिया का नियम क्या है? कि व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक भैया वो गलती ना करे, जब तक वो प्रयत्न ना करे, जब तक वो भूल ना करे। तो क्या बहु अपक्रिया का नियम। उसके बाद आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का ये बताओ, यहाँ पे मैं चौक रख दूं, यहाँ पे मैं डस्टर रख दूं, और यहाँ पे मैं जो कि मछली रख दूं। अब बिल्ली जाएगी तो बिल्ली सबसे पहले बिल्ली भूखी है तो सबसे पहले क्या चौक खाएगी, डस्टर खाएगी? नहीं ना खाएगी। तो बिल्ली सबसे पहले क्या खाएगी? वो भैया मछली खाएगी, यानी कि वो आंशिक रूप से अपनी भूख मिटाने के लिए भैया जो है कि वस्तु को ढूंढ लेगी। उसके बाद सदृशीकरण का नियम और सहचार का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सदृशीकरण का अर्थ ये है कि जब तक आप सीख नहीं सकते जब तक आपके सामने कोई उद्देश्य नहीं हो, ठीक है।
जब तक आप कोई सीख नहीं सकते, जब तक आपके पास कोई उद्देश्य ना हो मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से इन नियमों को मैं थंडाइक जी को बिल्कुल बेसिक से कवर करने का प्रयास किया हूँ मेरे भाई, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार लेक्चर को और देखना। एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कहने का अर्थ है थंडाई का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि थंडाई जी का मानना ऐसा है कि कोई व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो प्रयत्न ना करे और भूल ना करे। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया का, कि देखो जब तक कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता जब तक उसके प्रति उसके सामने कोई उद्देश्य ना हो, ठीक है, कोई उद्दीपक ना हो, तब तक कोई नहीं सीख सकता, ठीक है। इनको संबंधवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ये विश्वास करते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध होने पर भी कोई सीख सकता है, ठीक है। और आपको पता है एल्बर्ट थंडाई की अपने जो प्रख्यात जो है कि कृत यानी जो बुक पब्लिश की है कौन सी थी, तो एनिमल इंटेलिजेंस थी। कब किए? 1898 की, ठीक है। इनके सिद्धांत को यसार का सिद्धांत भी कहा जाता है। इतना अपने दिमाग में बना के रखना, ठीक है। और जो कि बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। और हाँ मेरे भाई, और जो वो पिजड़वा बनाए थे ना, उसका नाम था क्या? पहेली था, यानी कि पहेली पेटी, पजल बॉक्स था। इसको भी कहीं नोट रख लेना। बिल्ली ने जो थंडाइक साहब ने जो बिल्ली को जिसमें रखा था उसका नाम क्या था? पजल बॉक्स था, ठीक है। चलो इसके बाद हो सकता है हम लोग स्किनर जी को कवर करें, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अपना पेशेंस बनाए रखो, आपके एग्जाम से पहले पहले सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो परेशान मत हो, मैं जल्दी ही फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करने वाला हूँ। संडे को आपका टेस्ट होगा, तो कॉपी सभी लोग लिखना, ठीक है। चलो, थोड़ी सी मुझे निराशा थी। और देखो निराशा इसलिए थी ना कि इतना मेहनत करने के बाद अगर जो बच्चे शेयर नहीं करते क्लास को, ठीक है, तो थोड़ा-सा क्या होता है, उम्मीद मतलब थोड़ा-सा मनोबल डाउन होने लगता है, ठीक है। लेकिन मैं वैसा इंसान हूँ ना फिर भाई, मेरा मनोबल कभी नहीं डाउन होता, ठीक है। चाहे मेरे साथ 1 लोग जुड़े हों, चाहे 2 लोग ही जुड़े हों, मैं उनके लिए ही क्लास लूँगा, ठीक है। वही वही मेरे लिए भैया भगवान है, वही मेरे लिए एक अच्छे स्टूडेंट है, ठीक है। चलो, और जो कि चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर ही लो, और जो लोग पहले से हो आप तो चैनल के प्यारे हार्ट बीट हो, ठीक है। चलो, और आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे यहाँ पे जुड़ सकते हो, देख, ठीक है मेरे भाई। इसका पीडीएफ द परफेक्ट स्टडी से जाके आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलो, एक बार क्लास को आप फिर देखना, और मैं जा रहा हूँ सोने मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि भाई मैं रात में ज़्यादा सोया नहीं, ठीक है। 2 बजे तक आपका पीडीएफ बनाया, उसके बाद 3 बज गया सोते सोते। फिर देखो सुबह जो है कि थोड़ा बहुत काम वाम करके, और अभी आपका जो है कि लेक्चर ले रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। चलो, अपना जो है कि मेरे भाई ख्याल रखना, और हाँ, पढ़ाई करते रहो, आपका एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट लेके आओ ताकि मेरा भी दिल खुश हो, ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखो, जल्दी मिलते हैं स्किनर साहब के साथ, हो सकता है शाम को या फिर कल मॉर्निंग में, ठीक है। चलो।